Rutherford atomic model. After J.J. Thomson, E. Rutherford, Ernest Rutherford, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए तो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सर रविंद्र जडेजा ये बोला जाता है। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1919 ना। इससे 19 साल 20 साल पहले थॉमसन जी आए थे। थॉमसन का हम लोग लास्ट क्लास में एटॉमिक मॉडल देखे थे। अब 1919 में आए हैं रदरफोर्ड और वो इसके बाद नेक्स्ट मॉडल देंगे, उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग नहीं। हिज एक्सपेरिमेंट इज पॉपुलरली नोन एज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इनके एक्सपेरिमेंट को क्या किस नाम से जाना जाता है? अल्फा रे स्कैटरिंग। इसलिए कि वो अल्फा रे को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए थे और उसके बाद जो रिजल्ट हुआ था उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो। अब यहाँ पे बहुत हद तक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के रूप में बताया जा रहा है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जितना भी बात जो एटम के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट वाला होगा वो सब बात 100% क्या होगा कि सही होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड बात है। थॉमसन में तो ऐसा कुछ नहीं था, समझ में आ रहा है? इसीलिए वो वाला बात को हाइपोथेसिस बोलेंगे, बोलने में पोस्टुलेट्स बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पोस्टुलेट्स नहीं है, ठीक। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही टुक अ गोल्ड फॉइल, वो गोल्ड फॉइल लिए। गोल्ड इसलिए लिए कि सबसे ज्यादा पतला हो सकता है ना, क्योंकि बीच में थिकनेस बहुत कम एटम का रहेगा। तो गोल्ड फॉइल अबाउट 0.1234 4 को 0.6 सेंटीमीटर थिक एंड अलाउ अल्फा रे टू फॉल्स ऑन इट, उस पे अल्फा रे फॉल करेगा। अल्फा रे जो हीलियम डबल प्लस एटम, पता है ना अल्फा रे हीलियम डबल प्लस एटम है, तब अल्फा पार्टिकल्स वो बढ़ते हुए जा रहा है तो उसको अल्फा रे बोल रहे हैं हम लोग। खैर, जिसमें 2 प्रोटॉन रहेगा, 2 न्यूट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन 0 इको को नहीं रहेगा। हम लोग देख रहे हैं लोग अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये सेटअप तो समझ में आ गया। चलो भाई, ये हो गया एगो अल्फा रे का सोर्स जिससे निकल रहा है अल्फा रे। यहाँ पे बीच में एक और लीड सीट लगा दिए ताकि पता, अब यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेगा ना तो पता चले कि ये जो सीट इसके गोल्ड फॉइल के सामने है, तो अब इससे जो निकलेगा वो यहीं पे जाएगा, ये कंफर्म हो जाए। इसके लिए बीच में एक और लगा दिए हैं हम। अब देखो, अब इधर से कंफर्म हो गया कि इस सोर्स से अल्फा रे जो निकल रहा है तो इधर उधर जा रहा है, लेकिन इधर से निकलने वाला गोल्ड सीट पर जा रहा है। अब ये अल्फा रे जाके हिट किया किसको? गोल्ड फॉइल को। और ये गोल्ड फॉइल ज्यादातर आदमी 100 नैनोमीटर थिक भी देखता है, कौन कौन किताब में 0.4 को 0.6 सेंटीमीटर थिक भी लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा मीटर में, दोनों को डिफरेंस चेक करने के लिए, ठीक। अच्छा, इसके पीछे इधर से लगा दिए, अब इधर हिट करेगा तो कुछ तो इधर होगा, तो उसके लिए हम इधर लगा दिए हैं एक सरफेस जिसमें कोटिंग है जिंक सल्फेट का। तुमको पता है कि जिंक सल्फाइड पर जब ये हिट करेगा तो ग्लो करेगा ना। अब बात समझो, अब जब ये हिट किया तो देखा गया कि कुछ डायरेक्टली जाके मतलब जिधर से जा रहा है एग्जैक्टली वहीं पे जाके हिट कर रहा है, कुछ एंगल से डेविएट भी कर रहा है और कुछ अल्फा रे वापस जैसे आया वैसे चला जा रहा है। चलो, ये तो हुआ एक बहुत बड़े लेवल पे बात। अब इसको थोड़ा सा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब बात समझो, वैसे तो अब ये कितनों ज्यादा थिक है तो ऐसे आएगा तो एक एटम के पीछे एटम तो रहबे करेगा। हम बस एक एटम के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो कि ये हो गया एगो एटम, ठीक है। वो देखें कि इधर से जो अल्फा रे जा रहा है, गोल्ड का एक एटम हो गया, हालांकि एटम इसके पीछे भी बहुत सारा एटम रहेगा, इधर भी बहुत सारा एटम रहेगा। अभी बात बस विषय वस्तु को समझना है। तो वो देखें कि जो इधर से बहुत ज्यादा अल्फा रे आया है तो वो अल्फा रे में मैक्सिमम अगर 10,000 इधर अल्फा रेज गया है तो मैक्सिमम 6,000 7,000 8,000 कुछ ऐसे मैक्सिमम अल्फा रेज क्या हो रहा है कि जैसे आया वैसे चला जा रहा है, मतलब एटम से होके जैसे आया वैसे क्या होगा कि चला जा रहा है एग्जैक्टली, कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है, बिना डेविएट किए हुए जैसे आया वैसे क्या हो रहा है कि चला जा रहा है। कैसे पता चलेगा?
यहाँ पे इधर से आया, एग्जैक्टली यहीं पे हिट किया, तो पता चला ना कि भाई यहाँ से आया है, स्ट्रेट लाइन में आके यहाँ पे ग्लू कर रहा है, मतलब ये बिना डेविएट के चला गया। ये बात समझ में आया? तो मैक्सिमम अल्फा रे क्या हुआ कि जैसे आया वैसे चला गया बिना डेविएट किए हुए। ये हो गया ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, कुछ अल्फा रे 10,000 में, मान लो कि 500, 700, 1500, 1000, 1500, कुछ अल्फा रे डेविएट किया, मतलब जो थोड़ा करीब था। अब देखो, अब हम मान लो कि हम फोकस करेंगे यहाँ से, हमको महसूस होगा ग्लो यहाँ पे, या यहाँ पे ग्लो महसूस होगा, तो हम समझेंगे नहीं कि अगर यहाँ पे आया है तो डेविएट यहाँ से, अगर ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आता तो यहाँ पे ग्लो करता, तो हम समझते कि ये सीधा आ गया है। लेकिन ये क्या हुआ कि डेविएट किया, समझ आ रहा है ना? यहाँ पे आया और यहाँ से थोड़ा सा कुछ ऐसे चला गया, डेविएट किया, यहाँ पे आया और यहाँ से डेविएट कर गया, कुछ ऐसे कुछ महसूस हो रहा है। अभी ये इधर आया और यहाँ से क्या हुआ कि डेविएट किया, समझ में आ रहा है ना? ये कुछ एंगल से क्या हो रहा है कि डेविएट कर रहा है। कुछ अल्फा रे मतलब बहुत कम, मान लो कि 10,000 में से 1 अल्फा रे, 2 अल्फा रे, इतना कम कि एग्जैक्ट जैसे आया वैसे ही उसी पाथ पे वापस किया, हो गया कि रिटर्न मार दिया। मतलब यहाँ पे अगर किए तो हम एक्सपेक्ट किए कि यहाँ पे चमकेगा, चलो गोली बारो यहाँ पे नहीं चमकेगा, ये पूरा अगर गोल है तो कहीं तो ससुरा चमकेगा, कितना एंगल से डेविएट करेगा, तो हैंग गया, हैंग डेविएट किया, तो यहाँ पे तो चमकना चाहिए, लेकिन कहीं भी ग्लो मिलवे नहीं किया। तो अब इसको दायरा को बढ़ाते जाओ तो पता चला कि जैसे जा रहा है वो वापस इधर वापस आ गया। ना मैंने टर्न बाय टर्न स्प्लिट को कम ज्यादा, एंगल को मोड़ ऊपर नीचे सब करके तब चेक किया गया। यही तो बात बता रहे हैं कि अभी हम सिर्फ एक एटम के कांस्टेंट में देख रहे हैं, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब सटल सटल है, ठीक है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि एक एक एटम की, एक एटम ठीक करके तो पॉसिबल है नहीं मिलना ना। यही तो बात बता रहे हैं कि अरे वो एक्सपेरिमेंट किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया, और यहाँ से हम सिर्फ तुमको एक एटम पे ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन का जब इंटरप्रिटेशन करें तो तुमको समझ में आ जाए कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बात हम बता रहे हैं। हम पूरा यहाँ पे तो ठीक, इतना ठीक गोल्ड फॉइल पर किया गया है, समझ रहा है? तो वैसे उतना थिक लेयर ऑफ एटम भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया होगा। हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एक एटम का ये बात बता रहे हैं, ये बात हम बोल रहे हैं। अच्छा देखो, तो अब यहाँ से सिंपल कंक्लूजन, ये तो हो गया 3 ऑब्जर्वेशन 3 गो हो गया क्या, कि मैक्सिमम इधर जंग आया हुआ चला गया। दूसरी बात ये कि जो आया उसमें से कुछ था कम ही सही, लेकिन फिर भी जो कुछ एंगल से डेविएट किया, और बहुत बहुत रेयर चांस था, बहुत कम जो एकदम आया और वापस से उसी 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट आया, 180 डिग्री पर वापस रिफ्लेक्ट कर गया, चला गया। ठीक है, यहाँ तक 3 हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिला। अब इसको हम कोशिश कर रहे हैं इंटरप्रेट करने का, ध्यान से बात समझो। अब अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग, अब इस सब ये अल्फा रे है, इतना तो पता है कि ये कौन सा रे है, अल्फा रे है। अब पता है कि अल्फा रे कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, He डबल प्लस, एगो अल्फा रे में 2 प्रोटॉन, एगो अल्फा पार्टिकल होता है, बहुत सारे रेज है, एगो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रे है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो, अब ये पॉजिटिवली चार्ज रे है, थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर ये सब जगह क्लाउड भरा रहा था प्रोटॉन का, तो ई प्रोटॉन तो यहीं से डेविएशन, एने डेविएशन शुरू हो गया रहता, रैंडम डेविएशन यहाँ से शुरू हो गया रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैक्सिमम अल्फा रे क्या हुआ है कि जैसे गया है वैसे इधर निकल गया है। यहाँ से एक बात पता चला कि पूरे के पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पहले का नंबर बात कि अगर कहीं भी, अगर यहाँ पर भी प्रोटॉन रहता तो हाई वाला रे को जरूर प्रॉब्लम करता, ये उसको रिपेल करता, और रिपेल करने के चलते एने तो भागता है, लेकिन ये सीधे चला जाता, चला नहीं जाता।
हाँ प्लस, मतलब ये प्लस है। अगर एक यहाँ के अलावा अगर इधर कहीं भी यहाँ पर भी प्रोटॉन रहता तो हेने वाला प्रोटॉन क्या करता, ये वाला प्रोटॉन को इस अल्फा रे को इस प्रोटॉन डिस्टर्ब करता, तो एग्जैक्टली इधर नहीं मिलता, कुछ हेने होने डेविएट हो जाता। ठीक है, तो इससे एक बात पता चला कि थॉमसन का ये बात गलत है कि पूरे स्फीयर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। असली बात यही है कि पूरे स्फीयर में प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। अभी तक समझो, पूरे स्फीयर में प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात यहाँ से ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस किसी एटम में वैकेंट है, खाली है, तभी अल्फा रे पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, आराम से ये घुस के निकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, अनडेविएटेड, बिना कोई डेविएशन का। मोस्ट ऑफ द स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज वैकेंट, खाली है। पहले का ऑब्जर्वेशन। दूसरी का, ये जो अल्फा रे है कुछ वो डेविएट किया है, ध्यान से देखो कैसे डेविएट किया है कि ओरिजिनल पाथ से कुछ ऐसा डेविएट किया है। ध्यान से, ये कुछ ऐसा आया है ना, तो इस सेंटर से ऊपर है तो इधर भागा है, और सेंटर से नीचे है तो दूर भागा है। अब बात समझो, ये नीचे वाला अगर इधर भागता तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट किया है तो ये इधर भाग गया। ये बात समझ रहे हैं। और ऊपर वाला अगर ये ऐसे ना जाके ऐसे भागता तो हम इस सेंटर से ऊपर वाला, सेंटर लाइन से ऊपर वाला, तो हम बोलते कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको खींचा होगा, तो खींचने के क्रम में ये नीचे अट्रैक्ट हुआ, इसलिए ये इधर आ गया। बस में रहा। लेकिन ये क्या, ये सेंटर से ये दूर जाने के वाला है कि नहीं है, ये इधर आता तो सेंटर लाइन के करीब आता। देखो तो इस सेंटर लाइन से लगातार दूरी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नीचे की तरफ दूरी बढ़ रहा है। अगर ये ऐसे आया रहता तो नजदीकी बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ये समझ में आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोटॉन है, ध्यान से, अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये ऐसे आया तो ये प्रोटॉन इसको रिपेल किया तो ये भाग गया। इस सेंटर से ऊपर था तो और ऊपर होने भाग गया, और ये नीचे आया तो इसको हेने रिपेल करेगा। मेरे पास 5 भाग उधर, तो ऐसे रिपेल करेगा, तो वो रिपेल किया तो ये नीचे की तरफ भाग आया। ये बात समझ में आ रहा है। चलो, तो एक तो बात समझ में आ गया कि पूरा वैकेंट है, अब बीच में प्रोटॉन है। और कितना प्रोटॉन है, सब का सब। क्यों, ध्यान से, एक तो इधर एक सोचो, इधर रे जा रहा है पूरा अल्फा रेज, एक पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है, कम भी नहीं है। एक पार्टिकल में 2 प्रोटॉन, ये स्पीड में जा रहा है, मतलब पूरा पूरा मोमेंटम है। बात समझ रहा है। अभी 2 प्रोटॉन के पास मोमेंटम है, अब यहाँ पे 0 मोमेंटम का 2 प्रोटॉन रहता, 3 का 4 प्रोटॉन रहता, इसको मार के इसको हवा में उधिया दिया रहता है, कोलाइड करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखो तो ये एकदम 80 डिग्री पर जा भी रहा है, एकदम एग्जैक्टली ये इसके बीच बीच जा भी रहा है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय ये खुद वापस इस पे लग गया है। मतलब इसको उल्टा इधर क्या किया है कि चाप दिया है, ये इधर उल्टा भाग जा रहा है। मतलब जरूर इसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है। मतलब एटम का सिर्फ एगो दूगो ना, सब का सब प्रोटॉन यहीं पे है, बाकी सब एने प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सब का सब प्रोटॉन एक खास सेंट्रल रीजन में ही अक्यूमुलेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। यही कारण था कि बहुत ज्यादा मोमेंटम होने के चलते भी अल्फा रे इवन डेविएट तो किया ही हुआ है, इवन उसी ओरिजिनल पाथ से वापस रिटर्न हो गया। इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर पाया, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, क्योंकि ऑल प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर सेंट्रल रीजन ऑफ अ एटम। और इस रीजन को वो बोल दिए न्यूक्लियस। इसी रीजन को वो क्या बोले, न्यूक्लियस। कि सारा, उस समय तो न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट था नहीं, सारा का सारा प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो अच्छा, ये वाला भी बात हम बोल दिए। ये डेविएट किया मतलब बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये एकदम जो रेयरली हम लोग देखे लो कि जो गया वापस उसी पाथ पे आ गया। मतलब ये इतना मोमेंटम था, इसको अगर एगो दूगो प्रोटॉन रहता तो डिस्ट्रॉय कर दिया रहता, ज्यादा मोमेंटम होने के चलते, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और इनसे एक पत्थर लगा कितना स्पीड में बंदूक में लगा के मारेंगे तो गोली का, बंदूक का गोली कितना मोमेंटम दीवार को उड़ा देगा, क्या छटक जाएगा उस पर से लग के। यही हुआ ना, और हुआ यहाँ पे वही।
ज्यादा मोमेंटम होते हुए भी ये वापस छटक के पीछे एकदम 180 डिग्री पर पीछे छटक के आ गया। मतलब ऑल प्रोटॉन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए इसका औकात नहीं था कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये कुछ फंडामेंटल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट था, जहां पे हम लोग को बेसिकली किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पता चला, किसी भी एटम के न्यूक्लियस। तो इसमें हम लोग को पता क्या चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट है, बीच में जो सेंट्रल रीजन है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है डेविएशन से, और एकदम 180 डिग्री डेविएशन से पता चला कि सब का सब प्रोटॉन क्या है कि न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन भी पता चल गया 3 गो, और उस 3 ऑब्जर्वेशन से हमको इंटरप्रिटेशन भी कर दिए। भाई समझ में आ रहा है ना, इसी हिसाब से एक्सपेरिमेंट हुआ है, कुछ दिखा नहीं है कि सेंटर बीच में न्यूक्लियस है ना। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हम अंदाजा लगाए हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो गारंटी कि अभी हम जैसे बोले हैं इंटरप्रिटेशन में ऐसा ही होगा, तब ना ऐसा कर सकता है। अगर यहाँ पे हम निगेटिव मान लेंगे तो ऐसे पॉसिबल था। एक बार मान के आपने इमेजिन करना कि क्या क्या होता अगर निगेटिव रहता, तो हाई ऊपर वाला नीचे आ जाता, हाई नीचे वाला ऊपर आ जाता, हाई हिलने से देने जाता और ई इसको पकड़ लेता यहीं पे। ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, उसको अट्रैक्ट करके पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देता। ठीक है, तो ये वाला इधर तो जाता नहीं, लेकिन ये वाला इधर भी नहीं जाता, यहीं पे क्या होता कि पकड़ा जाता है प्रोटॉन को, तो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं था। मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहता। इतना बात वो कंफर्म एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताए, तो इतना बात में कोई लोचा नहीं है, इतना बात में कोनो एरर नहीं है। हाँ, इसके बाद जो वो बताए इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है, कहाँ पे अरेंज है, वो सब बात हाइपोथेटिकल है, क्योंकि यहाँ पे जितना हम अभी बात बताए हैं ऑब्जर्वेशन और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किए हैं, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ बात आया है नहीं। तो यहाँ तक प्रोटॉन और न्यूक्लियस और ये सब से रिलेटेड जितना बात है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात है। लेकिन अब इसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के चलते अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट डाले हैं वो सब वो अपना से सोच के डाले हैं। मतलब वो बात क्या है कि पोस्टुलेट है, हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा। समझ आ रहा है ना। तो कल पढ़ा जाएगा लिमिटेशन के बारे में, अभी इतना बात लिख लिया जाए, ठीक है। हम लोग देख रहे थे लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेसिकली हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे लोग। सबसे पहले देखे लोग कि इनिशिएट कर दिए एटम के बारे में बताना डाल्टन्स, वो जो मन में है उसको बोल दिए। लेकिन खैर उसमें अभी भी बहुत सारा बात ठीक ठीक निकला। उसके बाद थॉमसन है, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल हम लोग देखे थे लोग। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में ना हम लोग देख रहे थे लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसको न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि देखो कि जो हम एक्सपेरिमेंट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसमें सब बात प्रोटॉन से न्यूक्लियस से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं भी नहीं था। तो जो प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस वाला जितना भी बात था वो तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था, एक्सपेरिमेंट तो वो सब सही हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन वाला बात बोल दिए वो तो हाइपोथेसिस था, एक तरीके से पोस्टुलेट था। वो वाला बात में ड्रॉबैक आ गया, खामी आ गया, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं था तो काटने के लिए 75 लोग का मुंह था। समझ में आ रहा है? और बात समझो कि वही बात समझ लो। पहले क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द एटम अनडेविएटेड। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स एटम से होके ए पार से ऊपर अनडेविएटेड एटम से होके चला गया। इसका मतलब क्या होगा इंटरप्रिटेशन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज वैकेंट। एटम के अंदर का मैक्सिमम स्पेस क्या है कि वैकेंट है, खाली है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स चला गया था ऐसे ही बिना मतलब अनडेविएटेड चला गया था, डेविएशन हुआ ही नहीं था। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डेविएटेड बाय सम एंगल सच दैट दे वर डेविएटिंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। डेविएशन तो हुआ लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे मतलब न्यूक्लियर लाइन से अवे। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस चार्ज का पार्टिकल जा रहा है उसी चार्ज से उसको भेंट हुआ है, तब वो डेविएशन हुआ है, वो रिपल्सन हुआ है। दूर जा रहा है मतलब रिपेल कर रहा है, बीच में अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो हैंग हो जाता, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता और उसके अकॉर्डिंग आगे इसे जाता। समझ में आ रहा है? तो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस था। इससे बात पता ये चलता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ एटम। एटम के सेंट्रल रीजन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा रे
कुछ इस तरीके से डेविएट हुआ था कि वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जा रहा था, रिपल्सन बता रहा था, ठीक है। तीसरी क्या, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ इस तरीके से कि 1 आउट ऑफ 10,000, इतना कम। गॉट डेविएटेड मतलब 1% से भी कम, 1% का मतलब होता है 1/100, 100 में 1, 0.1% का मतलब 1000 में 1, 0.01 का मतलब 10,000 में 1, कितना चांस कम है। नहीं ये 10,000 में 1 था ना, नहीं। गॉट डेविएटेड एट 180 डिग्री मतलब यहाँ आया, ओरिजिनल पाथ तो ई था, इसका 180 डिग्री ऐसे होगा ना, इसी पाथ से वापस क्या हो गया कि चला गया, जिस पाथ से आया रिट्रेस कर गया उसी पाथ से वापस चला गया। और ऐसा बहुत बहुत कम होता, लेकिन खैर कम ही हुआ था। उतना ही बात से एक बात पता चल गया, उतना हेवी मोमेंटम के चार्ज पार्टिकल्स को न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, वापस आ गया। माने सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेटेड है वही न्यूक्लियर रीजन में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। आगे थर्ड नंबर, ऑल द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द atoms are concentrated in the central region and it was not destroyed by the heavy momentum of alpha particles. अल्फा पार्टिकल्स के मोमेंटम से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो अब इन सब बातों को देखते हुए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि ऑल द प्रोटॉन्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन देयर सेंट्रल रीजन, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सब प्रोटॉन सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है और उस सेंट्रल रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस का नाम वहीं से शुरू हुआ, रदरफोर्ड से। और ये तो बात हो गई प्रोटॉन का, जो कि एकदम सही था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात था, सब कोई देख लिया भाई, ठीक है कि अल्फा रे स्कैटर्ड कर रहा है और उसके स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी देख लिया ऑब्जर्वेशन का। ये वाला बात का कोई हाइपोथेसिस है, पोस्टुलेट है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट में कुछ बात पता नहीं चला। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ। न्यूक्लियस तो पता चल गया, न्यूक्लियस के अराउंड एगो फिक्स पाथ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, समझ में आ रहा है ना, और उस पे मूव करता है। तो और उस फिक्स पाथ को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। ये पोस्टुलेट है। अब ड्रॉबैक देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले की बात ये कि वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्टेबल कैसे है उसके बारे में रदरफोर्ड कुछ बात नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड के बारे में कुछ, रदरफोर्ड मॉडल से हमको कुछ पता नहीं चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हम लोग पढ़े हैं लोग कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, और यूनिट टाइम वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब बात समझो, उसी समय एक थ्योरी आया था, एक थ्योरी था उससे पहले आ चुका था, मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल थ्योरी से ये बात, तो मैक्सवेल थ्योरी ये बात बोलता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझना कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हुए मूव करेगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे लोग कि अगर चार्ज पार्टिकल सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके मतलब है कि वो सिर्फ अपने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मूव कर रहा है सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से ना, चेंजिंग वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेट करते हुए, तो अपने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंड्यूस करेगा। इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट क्लास 10th में आगे हो जाएगा, जब चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम लोग डिफरेंट चीज देखेंगे लोग। अब बात समझो, तो मैक्सवेल थ्योरी से तो ये पता चल गया कि जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। अब वो इंडक्शन तो एनर्जी उसमें से निकलेगा। अब ध्यान से, अब जैसे जैसे एनर्जी कम होगा, हो क्या रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो कुछ तो होगा जो इसके फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ये बात हम लोग ऐसे भी रस्सी में ढकवाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से कुछ तो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग बोलते हैं, जो एक दूसरे को क्या करता है कि बैलेंस करता है। अब बात समझो, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, तो कुछ तो फोर्स है जो इस पे लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो, सेंटर के तरफ से अगर इस पर एनर्जी नहीं लगे, इसको एनर्जी नहीं मिले कांस्टेंट एक्सेलरेट करने के लिए, तो फिक्स पाथ पर मूव कर पाएगा? नहीं मूव करेगा। जैसे जैसे एनर्जी कम होगा वैसे, अभी तो इससे दूरी इतना है,
जैसे जैसे एनर्जी कम होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और इसके बीच में दूरी घटते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा इसे कम होते होते ये इस पे क्या होगा कि गिर जाएगा, क्योंकि ई है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे प्रेजेंट है सारा का सारा प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपने तरफ क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में मूव करते हुए क्या हुआ कि यहाँ पे गिर जाएगा। तो अब वो तो ऐसा, अब तो लेकिन रदरफोर्ड क्या बोले थे कि वो इसी पाथ पे, एक ही पाथ पे, फिक्स पाथ पे मूव करता है। अब फिक्स पाथ पे मूव करने के लिए कॉन्टिन्यूअसली इसको चाहिए क्या, एनर्जी। अब वो एनर्जी आता कहां से है, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी कम होगा। अब वो एनर्जी आता कहां से है, समझ में आ रहा है कि जिसके चलते ये अपना फिक्स्ड पाथ मेंटेन करता है। एनर्जी कम होते होते स्पाइरल पाथ में गिर के वो बीच में गिरता नहीं है, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आता होगा, तभी ना ये अपना फिक्स पाथ कंटिन्यूअस मेंटेन किए हुए रहा है। वो एनर्जी आता कहां से है, तो उसके बारे में क्या हुआ कि रदरफोर्ड कुछ बात नहीं बताया है। इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट में दोनों वही है, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट में ड्रॉबैक आ गया, प्रोटॉन वाला ठीक है।